तो मेरा आज से एक विचार है, अगर सभी लोग सहमत हों, कि आप नेचुरोपैथी के फुल डिप्लोमा कोर्स को जी चैप्टर वाइज वन वन डे कवर करें। ठीक और आज से हम इसको सिलेबस के रूप में डाल देंगे ताकि लोग घर बैठे डिप्लोमा कर सकें। त्रिदोष चार्ट समझने से पहले एक कॉपी पेन लेकर के आप उस पर लिख दीजिए बकायदा कि त्रिदोष चार्ट। और त्रिदोष में तीन ही दोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वात पित्त कफ। तो तीन दोषों के लिए तीन लाइन बना लीजिए आप। ठीक, तो ज्यादातर हम लोग आयुर्वेद में जब बातचीत करते हैं तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ की बातचीत होती है, लेकिन चूंकि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूं और मैं अक्सर करके आपको जो प्रकृति की चीजें हैं उसको जोड़ करके आयुर्वेद से कंबाइंड करके बताता हूं, ताकि आपकी समझ अच्छी हो सके और आप इन चीजों को अच्छे से बारीकी से समझ सके, इसका अपने जीवन में उपयोग कर सके, पहचान कर सके, ताकि पूरे समाज को इसका फायदा हो सके। तो पहले कॉलम में लिखेंगे वात, दूसरे कॉलम में लिखेंगे पित्त और तीसरे कॉलम में लिखेंगे कफ। वात का जो बेसिकली अर्थ होता है वो होता है शरीर में वायु का बनना। सारी चीजें नहीं लिखेंगे, जो बहुत काम की चीजें आपको समझ में आएगी वही लिखना है। ठीक, तो वात मतलब गैस। अब गैस से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वह वात के अंतर्गत आती हैं। दूसरा होता है पित्त। पित्त मतलब एसिडिटी। अब आपके शरीर में किसी भी तरह की एसिडिटी बन रही है तो वह पित्त के अंतर्गत आती है। कफ, बलगम या इस तरह की जो भी खराश चीजें आती है वो कफ के अंतर्गत आती हैं। अब इसको मैं अभी से प्राकृतिक चिकित्सा से कंबाइंड कर रहा हूं ताकि आपकी समझ आसान हो सके। बहुत सारे साथी जो पूर्व में मेरे इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं उनको याद होगा कि मैंने 5 तत्वों के विषय में बताया था और अंगुलियों पे एक एक तत्व, किस तत्व में कितना क्या क्या परसेंटेज है जिससे हम पूरे 100% बनते हैं, ये हमने पहले बता रखा है। लेकिन फिर से आज इसको ऐड करा रहा हूं ताकि आप इन चीजों को कंबाइंड करके अच्छे से समझ सकें। तो पहला कॉलम आता है आपके वात का। वात में क्या क्या चीजें सम्मिलित है, कोई बता सकता है? कौन कौन से तत्व होते हैं? राइट डाउन करके चाहे तो लिख सकते हैं जी। वायु प्लस आकाश, दोनों लिख लीजिए। वात में वायु प्लस आकाश, ये नेचुरोथेरेपी पंच तत्व में 5 तत्व होते हैं, जिसमें हो गया वायु, हो गया आकाश, हो गया अग्नि, हो गया जल, हो गया पृथ्वी, हो गया। ये 5 तत्व मिलके पंच तत्व चिकित्सा हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में करते हैं। तो इन 5 तत्वों में जो 2 तत्व हैं, आकाश का और वायु का, यह किसमें निहित है? वायु तत्व में। और इसकी मात्रा कितनी है? 6% इसकी मात्रा है, मात्र 12%। चलिए दूसरा है पित्त। पित्त को समझते हैं। पित्त किस धातु से मिलकर बना है? 5 तत्वों में। अग्नि, अग्नि की मात्रा कितनी है? 4%। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। कफ, कफ में 2 तत्व हैं, कौन कौन से? जल और पृथ्वी। जल की मात्रा कितनी? 72%। पृथ्वी की मात्रा कितनी? 12%। अब एक बार सारे तत्वों को देख लीजिए। जिन 5 तत्वों को आपने लिखा इनको जोड़ के देखिए 100 हो गया है या नहीं, कम बेसी तो नहीं कर लिया? अभी करेक्शन कर लीजिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इन तत्वों को आपने जान लिया, उन अंगुलियों का नाम भी लिखिए चार्ट में अपने। अंगुलियां भूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। उन अंगुलियों के नाम भी लिखिए। कानी उंगली है, मध्यमा उंगली है, तर्जनी उंगली है, अनामिका उंगली है, ये सभी लिखिए। समस्या हो रही तो मैं बता रहा हूं। तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी किसकी घोतक है? वायु की। मध्यमा किसकी घोतक है? आकाश की। ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? वात। फिर अंगूठा अग्नि तत्व, एसिडिटी पित्त। अगला बढ़ते कफ। कफ में क्या है? जल और पृथ्वी। अंगुली कौन सी है? कनिष्ठा और अनामिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपने बेसिक बेसिक मूल जान लिया कि आयुर्वेद और आपका प्राकृतिक चिकित्सा कैसे एक दूसरे के पूरक है, नजदीकी है। अब ज्यादातर होता क्या है, ये सारी स्टडी हमारे किस काम में आनी है? जब हमें लक्षण पता होगा तभी तो हम जो है कि इसका लक्षण के अनुसार बता पाएंगे कि भाई किसको क्या दिक्कत है। तो अब आप एक हेडिंग डाल दीजिए लक्षण। अब मैं सभी के लक्षण बताऊंगा। पहले मैं लक्षण बताऊंगा वात का। तो वात का लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को वात की दिक्कत है? अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का दर्द हो,
सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आप अपने आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति का वात प्रकोपित है, इसको वात की समस्या है, वायु की समस्या है। तो पहला लक्षण क्या है? दर्द। चलिए दूसरा लक्षण, अब किसी किसी को डकार आती है, जनरल डकार जो आती है वह वात का लक्षण है। खाने के बाद भी डकार आती है, भूखे पेट भी डकार आती है, तो डकार भी आती है तो वात का लक्षण है। और आजकल लोगों में एक बड़ी कॉमन समस्या पाई गई है और ये वात के नाते है। लोग बोलते हैं सर चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, अनिद्रा हो रही है। ये सभी किसके लक्षण है? वात के लक्षण है। वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन लंबी लिस्ट नहीं बनाना, लंबी लिस्ट बनाएंगे भूल जाएंगे। छोटी लिस्ट, सबसे पहले वात है तो क्या याद रखना? दर्द। दर्द है तो ये मान लीजिए कि वात की शिकायत। अब आते हैं दूसरा, पित्त। पित्त का लक्षण क्या है? बहुत साधारण, इन बातों को आप समझ लेंगे तो वात पित्त कफ आप आसानी से पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो ट्रीटमेंट कर लेंगे। पित्त का लक्षण है जलन। अब जलन कैसे होती है? शरीर में कहीं भी जलन हो सकता है, हाथ में जलन, पैर में जलन, गले में जलन, सीने में जलन, पीठ पे जलन। दर्द अलग सिस्टम है और जलन अलग सिस्टम है। तो अगर कहीं भी जलन हो रही है तो जलन का एकमात्र कारण है शरीर में एसिडिटी का बढ़ना। तो पहला लक्षण क्या है? जलन। अब दूसरा लक्षण है इसका कच्ची डकार और खट्टी डकार। कभी कभी हम लोग रात में जब गर्दन के पास तक खा लेते हैं तो कच्ची डकार आती है और खट्टी डकार आती है। तो कच्ची डकार और खट्टी डकार लक्षण किसका है? एसिडिटी का, पित्त का। अब ये दोनों ही लक्षण नहीं है, फिर भी व्यक्ति को पित्त है, कैसे पकड़ में आएगा? अब जिनके शरीर में हमेशा भारीपन रहता है, मतलब वो एक्टिव नहीं रहते, सारी चीजें अच्छी चल रही है लेकिन शरीर में भारीपन है, यह लक्षण है पित्त का। बस इतना ही काफी है। इतना अगर आप समझ लिए तो आप रोगों को आसानी से पकड़ना शुरू कर देंगे। चलिए तीसरा, कफ का लक्षण क्या है? कफ का लक्षण लिखिए। कफ का लक्षण है बलगम का बनना। किसी भी तरह की आपको खराश हो रही है, निश्चित रूप से बलगम बन रहा है तभी खराश होती है। और दूसरा लक्षण क्या है? सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सभी कफ के लक्षण हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, श्वास से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, फेफड़े से संबंधित जो समस्याएं हैं, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ये सारा कफ का लक्षण है। ठीक, तो आपने वात समझ लिया, पित्त समझ लिया, कफ समझ लिया और इसके लक्षणों को जान लिया कि इसके लक्षण क्या क्या है। अब लक्षण के बाद आते हैं कारण पे, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूं कि बिना खाए पिए कुछ हो नहीं सकता। अगर आप 3-3.5 किलो के पैदा हुए हैं और इतनी बड़ी काया आपने शरीर की कर ली है, तो रोग अगर जो भी आपके शरीर में है वह आपके खाने पीने की बदौलत है। तो क्या खाते पीते हैं जिसके बदौलत ये रोग आपके शरीर में आ जाते हैं? पहला कारण लिखिए गैस का। गैस किस कारण से शरीर में बनता है? चलिए पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाले आहार। अब गैस उत्पन्न करने वाले कौन कौन से आहार हैं? बेसन, क्योंकि बेसन की ही तली भुनी चीजें लोग खाते हैं। दूसरा मैदा और पतली चीजें। अब घर का पतला आटा भी है वो भी गैस फॉर्मेट करेगा, मैदा है वो भी फॉर्मेट करेगा। तो पतली है, पतली चीजें जो है वो भी चिपकती हैं और गैस फॉर्मेट करती हैं। तो पतली चीजें जो खाने वाली है वह भी। इसके अलावा भोजन के मध्य में पानी पीना। बहुत से लोगों की आदत है 2 कवर खा लिया और 2 घूंट पानी पी लिए, यह सबसे ज्यादा गैस को शरीर में उत्पन्न करता है। अब तीसरा, आंतों की कमजोरी। अब जो व्यक्ति लंबे समय से खाता पीता तो है लेकिन उसका क्लींजिंग से दूर दूर तक लेना नहीं है, शरीर की सफाई पे कोई ध्यान नहीं है, ऐसे लोगों को गैस ज्यादा उत्पन्न होती है। तो केवल बेसिक बेसिक समझ लीजिए आप, एक गैस उत्पन्न करने के मूल कारक यही है, बेसन, मैदा, पतली चिपकने वाली चीजें जो शरीर में ज्यादा चिपकती हैं, उसके साथ आंत की कमजोरी। ठीक, इन्हीं कारण से। अब दूसरा आ जाइए, पित्त का कारण। पित्त किन कारणों से बनता है? पित्त का जो मुख्य कारक है वो है नमक, मिर्च, मसाला। नमक, मिर्च, मसाला का अत्यधिक सेवन शरीर में पित्त को बनाता है। दूसरा कारण नशीली वस्तुएं। अब उस नशीली वस्तुओं में मैं रख रहा हूं चाय को, कॉफी को और ड्रिंक को। ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक नहीं, दारू की बात कर रहा हूं, हालांकि कोल्ड ड्रिंक भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे, पनीर, यह भी ज्यादा पित्त को बनाते हैं। पित्त ज्यादा कारणों से बनता है। इसके अलावा पक्वाहार,
ज्यादा जो चीजें हम तली भुनी या पकाई हुई खा रहे हैं, ये पक्वाहार इसका कारण है। अब कुछ साथी बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते फिर भी पित्त बढ़ रहा है। आपको बता दें, अगर आप क्रोध ज्यादा करते हैं तब भी पित्त आपका शरीर में बढ़ जाता है, तनाव ज्यादा लेते हैं तब भी पित्त बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तब भी पित्त बढ़ता है। पित्त ज्यादा खतरनाक है। अब इन चीजों को नहीं कर रहे हैं फिर भी पित्त बढ़ रहा है, इसका मतलब है आप शौच के वेग को रोक रहे हैं। यूरिन आया तो यूरिन करने से रोक के दबा के बैठे हुए हैं, मौका मिलेगा तो करेंगे। और लेटरिन आया तो लेटरिन रोक के बैठे हुए हैं, नहीं करना है। ठीक, तो शौच का वेग भी नहीं रोकना है। अब आपने देखा कि वात के कारण क्या है और पित्त के कारण क्या है। अब चलते हैं कफ के कारण पे। कफ का कारण क्या है? पहला कारण है तेल और चिकनाई वाली वस्तुओं का सेवन करना। अब लगता है ना कि अक्सर कफ तो कोल्ड से हो जाता है, नहीं। तेल और चिकनाई वाली वस्तुएं अगर आप सेवन करते हैं तो श्वास वाले पेशेंटों को श्वास लेने में कठिनाई बढ़ जाती है। दूसरा कारण है दूध से बनी हुई वस्तुएं। अब किसी व्यक्ति को कफ की दिक्कत है, श्वास की दिक्कत है, ऐसे लोगों को दूध का बना हुआ कुछ भी नहीं देना है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आपका ठंडे वातावरण में रहना। ठंडे वातावरण मतलब गर्मी का समय है, एसी कार, एसी घर, एसी ऑफिस, वहां तक तो ठीक है। जब गर्मी और सर्दी दोनों होगी तो फिर आप कफज पेशेंट हो जाएंगे। आप अक्सर देखे होंगे जिनके पास सारी व्यवस्था है वो फूले हुए मोटे मोटे रहते, लंबे चौड़े खूब। एक्चुअल में मोटे नहीं है। कफ जब शरीर में बढ़ता है तो शरीर में यह भी एक पहचान है, आदमी मोटा थुलथुला हो जाता है। एक और भी कारण है आपके कफ का, जहां पे धूल और धुआं वातावरण में ज्यादा होता है वहां पर भी कफ की समस्या ज्यादा पाई जाती है। ठीक, तो त्रिदोष चार्ट में आपने ये समझ लिया कि वात पित्त कफ किन कारणों से होता है। अब कारणों से होने वाले रोगों की संख्या भी आप एक लमसम कर लीजिए। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन ये लमसम है, मतलब नियर अबाउट इतने रोग इस चीज से होते हैं। तो वात संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, वात अगर आपके शरीर में दोष आ गया तो लगभग 80 तरह की बीमारी वात से होती है। इसके अलावा 40 से 50 तरह की बीमारी आपके पित्त से होती है। कफ से लगभग 28 से 30 तरह की बीमारियां केवल कफ से होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वात से सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं, लेकिन इसका प्रतिशत कितना है? आकाश तत्व का और वायु तत्व का मात्र 6-6%, लेकिन इससे रोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक, चलिए, यह तो आपने मूल सारी चीजों को समझ लिया। अब एक उम्र होती है, इस उम्र में ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। उस उम्र को भी आप लिख लें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो बच्चा है, वृद्ध है या युवा है, तो हमें एक अनुमान होता है कि वृद्ध है तो जनरली यही प्रॉब्लम हो सकती है। वृद्धों को ये ज्यादा होती है, बच्चों को ये ज्यादा होती है, युवाओं को ये। तो जो वात की समस्या होती है वह 60 से अधिक साल वालों को ज्यादा होती है। 60+ वालों को वात की समस्याएं ज्यादा होती हैं। उसके बाद जो युवा अवस्था वाले हैं, मतलब 14 से 60 के बीच वाले, इनको सबसे ज्यादा पित्तज समस्याएं होने का खतरा रहता है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो समस्या सबसे ज्यादा होती है वो होती है कफ की समस्या। होता है ना, छोटे बच्चों को सर्दी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो कफ हो जाता है, निमोनिया होता है, तो फिर भाग के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भाप फाप दिलाते हैं, थोड़ा सा कफ हट जाता है तो सांस लेने में आसानी होने लगती है। अब ये आपने सीखा आज कि वात पित्त कफ के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, और किन खान पान की वजह से ये शरीर में होता है। अब जिन चीजों की वजह से होता है, प्राकृतिक चिकित्सा का एक ही सिद्धांत है कि भाई जिन चीजों से समस्या होती है उन चीजों को पहचान कर लो और हटा दो, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो मैंने उन भोजनों को, उन खाद्य पदार्थों को आपको आज बकायदा लिखा दिया कि इन चीजों की पहचान करिए। अब कोई पेशेंट आपके पास आए, दर्द का लक्षण है, तो वह वात का पेशेंट है। वात का पेशेंट कैसे होता है? ये इन चीजों का सेवन करता है। आप इसमें जितना डीप उतरेंगे, जितना डीप आप लोगों का परीक्षण करेंगे, जितना डीप इस विषय में जानेंगे, उतना बेहतरीन आप लोगों की मदद कर पाएंगे। दवा देने से पहले जो खाद्य पदार्थ हैं इनके सिलेक्शन पे आप ध्यान दीजिए।
पता चला हम कभी कभी अच्छे सप्लीमेंट किसी को दे दिए, हमने पूरी क्लिनजिंग थेरेपी करा दी, लेकिन पेशेंट बोलता है सर आराम नहीं हो रहा है। आराम इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने सारे शरीर की सफाई करा दी, लीवर की पूरी सफाई करा दी, तो लीवर का कैपेसिटी बढ़ गया, क्षमता बढ़ गई। क्षमता बढ़ने के बाद अब हुआ क्या कि व्यक्ति ने पुनः उन्हीं चीजों का सेवन कर दिया जिसके सेवन से उसके शरीर में ये समस्याएं हो रही थी, तो वो समस्याएं और तेजी से होंगी। क्योंकि ज्यादातर मेरे पास जो केसेस आते हैं क्लिनजिंग थेरेपी के बाद की गैस की समस्या बढ़ गई। गैस की समस्या इसलिए बढ़ गई कि शरीर में जो चिपका हुआ पदार्थ था वो हट गया। अब आपने पुनः पक्का आहार खाना शुरू किया जिससे गैस और तेजी से बढ़ गया। तो क्लिनजिंग थेरेपी के बाद आप सभी साथियों को यह ध्यान देना है कि लीवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, पैरासाइट क्लिनजिंग, जिसमें एसिडिटी क्लिनजिंग सबसे महत्वपूर्ण है। एसिडिटी क्लिनजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीवर क्लिनजिंग करने के बाद, किडनी क्लिनजिंग करने के बाद एसिडिटी क्लिनजिंग बिल्कुल मस्ट है करना, क्योंकि ज्यादातर कैंपों में एसिडिटी क्लिनजिंग बता दी जाती है लेकिन कोई भी पेशेंट घर पे फॉलोअप नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द वाले पेशेंटों का दर्द बढ़ जाता है और उनकी विश्वसनीयता कमजोर होने लगती है। तो आप लोग आज इसको भी राइट डाउन कर लेंगे कि जिनकी भी लीवर क्लिनजिंग आपने करा दी उनका मस्ट है 7 दिनों तक वेजिटेबल जूस सुबह शाम मिले, ताकि उनकी एसिडिटी क्लिनजिंग हो जाए और गंभीर से गंभीरतम समस्याओं से जिससे वो लंबे समय से जूझ रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिले। पित्त के पेशेंट वालों के लिए विशेष तौर पे, जिनको भी पित्तज समस्या होती है उनकी भी समस्या लीवर क्लिनजिंग के बाद अक्सर मैंने देखा वो बोलते सर समस्या हो रही है। ध्यान देना है, जो डाइट चार्ट दिया जाता है 15 दिनों का अक्षरशः पालन करना है। रात का भोजन कम करना है, क्योंकि आप स्वयं अनुमान लगाइए, जिस दिन हम पूड़ी पकवान मिठाइयां पनीर ज्यादा खाते हैं, गर्दन के पास तक खा लेते हैं, उसी दिन पित्त की समस्या बढ़ जाती है। तो पित्त की समस्या अगर किन्हीं को बहुत ज्यादा है तो पहले तो वो भोजन की पहचान करेंगे, और भोजन की पहचान करने के साथ साथ ऐसे भोजन को अवॉइड करना या रात के समय भोजन कम करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बोला गया है आधा पेट खाना चाहिए जिनको ज्यादा समस्या है। और अगर सभी रोगों से निदान करना चाहते हैं तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन व्रत बहुत आवश्यक है। उपवास करने से आपके शरीर में आकाश तत्व की वृद्धि होती है, और आकाश तत्व की वृद्धि होने से आप ज्यादातर रोगों पे नियंत्रण कर पाने में आपकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती और आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो गई, तो बड़े से बड़े रोग को आप हरा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, 60 से अधिक जो उम्र के व्यक्ति होते हैं उनके भीतर अनुभव क्षमता ज्यादा होती है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, दिशा निर्देशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दिशा निर्देशन करता हो, अनुभवी हो, ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर गैस की शिकायत होती है, यह भी एक पहचान है। दूसरा, जो व्यक्ति बहुत ही कर्मठ है, काम में लगा रहता है दिन रात, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर एसिडिटी के शिकार होते हैं। तीसरा लक्षण मैं कफ का बता रहा हूं, जो लोग कल्पनाशीलता ज्यादा करते हैं, खासतौर पे ये बच्चों में ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कल्पनाशील ज्यादा है तो ये कफ के लक्षण हैं। हालांकि एक उम्र मानक के रूप में दिया गया है, वात पित्त कफ किसी को भी हो सकता है। अब इसके अलावा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जो बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों में देखी गई हैं, अब कुछ पेशेंट तो ऐसे बोलेंगे सर वो गैस वाला भी मेरे में है, पित्त वाला भी मेरे में है और कफ वाला भी मेरे में है, मेरे में तो सारे ही लक्षण दिख रहे हैं, अब आप मुझे क्या बोलेंगे, मैं वात वाला हूं, पित्त वाला हूं, कफ वाला हूं? सर जिनके में तीनों लक्षण है वो त्रिदोषज नाड़ी के शिकार हैं, और आयुर्वेद तो साफ साफ बोलता है जिनको भी त्रिदोषज हो ऐसे लोगों की चिकित्सा ही न की जाए। आयुर्वेद में साफ साफ वर्णित है, क्योंकि त्रिदोषज वाले किसी की बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है, अपने मन का करते हैं, कोई परहेज वो नहीं रखते हैं, ऐसे रोगी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन मेरा मानना है जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह इन चीजों को जानते हैं, कर्मठता है, करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से त्रिदोषज नाड़ी के पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं।
बशर्ते उनको प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आना होगा, और जो हमारे थेरेपी के नियम है, क्लिनजिंग थेरेपी के नियम है, उसको फॉलो अप करना होगा। क्योंकि आयुर्वेद में भी एक बात बोली गई है, लंघनम परम औषधम। व्रत जो होता है वह सबसे बड़ी औषधि के रूप में, जो आपके शरीर में आकाश तत्व होता है, जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, यह आकाश तत्व का हिस्सा है, जहां से आप मन, कर्म, वचन, वाणी, सोच, सारी कुछ वहां से नियंत्रित होती है। तो आप अपने मनोयोग पे नियंत्रण करके, अपने जिह्वा पे नियंत्रण करके, टेस्ट पे नियंत्रण करके, स्वाद पे नियंत्रण करके इन चीजों को स्टॉप कर सकते हैं। अब इन लक्षणों को आप एकदम कंठस्थ कर लें, और कंठस्थ करने के बाद इसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में, जो लोग जूझ रहे हैं वो इन चीजों का पालन करें, और जो लोग चिकित्सक के रूप में अपने सेवाओं को दे रहे हैं, वह इन चीजों का उपयोग करके कि किसको क्या रोग है पहचान करें, पहचान करके इनका ट्रीटमेंट देना शुरू करें। 100% आप सफल होंगे। और क्रॉनिकल से क्रॉनिकल पेशेंट जिन्होंने हार मान लिया है कि उनको कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, वह हमारे पूरे भारत में जगह जगह पे क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप होते हैं। उन क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप में आप आइए, जहां पे 5-8 तरह से लेकर के 14-18 तरह की क्लिनजिंग थेरेपी जरूरत के अनुसार कराई जाती है, जिससे कि क्रॉनिकल से क्रॉनिकल समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। उन ट्रेनिंग कैंपों में यह सिखाया जाता है कि कैसे आप वात पित्त को समझिए, कैसे आप पंचतत्व को समझिए, और कैसे सारे तत्वों को समझने के बाद आप इन चीजों का निराकरण कर सकते हैं। प्रकृति बहुत बलवती है, वह आपको अगर बीमार करती है तो उसके पास ठीक करने की भी विधा है, बशर्ते आपको ऐसे जगह पे जाना होगा, ऐसे लोगों को चुनना होगा जो आपके मर्ज को समझ सकें, उसका सही दिशा में ट्रीटमेंट कर सकें। इसके पूर्व के क्लास में भी मैंने आपको सप्त धातुओं के विषय में बताया था, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी के विषय में डिटेल में बताया गया था। क्लिनजिंग थेरेपी हमारी पूरी इसी विधा पे काम करती है। हम रस की शुद्धि से लेकर के रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी चीजों पे क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो बस आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और आप सभी के मन में कोई भी दुविधा हो, प्रश्न हो, तो आप इस मंच के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद सुरेश सर, आगे क्लास को कंटिन्यू कराया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटर डॉक्टर अमरीश सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जबरदस्त सेशन। आज मेरे मन में एक विचार आया है, आप कहें तो मैं प्रकट करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसा कि मैंने भी नेचुरोपैथी में डिप्लोमा किया है, लेकिन आज तक हमें वह चीजें नहीं पढ़ाई गई जो आप पढ़ाते हैं जी। राइट। और मैं तो अब इस बात के लिए बड़ा अफसोस करता हूं कि काश आप मेरे वहां रेगुलर फैकल्टी होते। हालांकि आपने हमें एडवाइस ही इसी बात के लिए किया था कि कोर्स तो मैं करा दूंगा। तो मेरा आज से एक विचार है, अगर सभी लोग सहमत हों, कि आप नेचुरोपैथी के फुल डिप्लोमा कोर्स को चैप्टर वाइज 1 डे कवर करें। ठीक। और आज से हम इसको सिलेबस के रूप में डाल देंगे, ताकि लोग घर बैठे डिप्लोमा कर सके, भले ही सर्टिफिकेट नहीं हो। नेचुरोपैथी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यह आप अपने परिवार को हील कीजिए, पड़ोस को हील कीजिए, लोगों को हील कीजिए, और इसको एक कोर्स का रूप दिया जाए। हर एक बुधवार का आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा एक कोर्स से रिलेटेड होगा, आधे घंटे का, और मैं उसको एडिट करके कंसाइज करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि वह परमानेंट लोगों के लिए उपलब्ध हो सके कंसाइज लेवल में जी। और जो लोग उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, उसको आपकी तरफ से नेचुरोपैथ का एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि दे हैव बेसिक ट्रेनिंग उन लोगों ने किया है, जो हम लोग वेल्दी लाइफ के थ्रू करते हैं। तो यह प्रक्रिया हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने खूब ट्रेनिंग ले लिया है क्लींजिंग थेरेपी का, और मैक्सिमम लोग क्लींजिंग थेरेपिस्ट हैं, और उसके हमने 2 क्राइटेरिया रखे। क्राइटेरिया नंबर 1 हमने क्या रखा है कि आप खुद का क्लींजिंग किए हो, और दूसरा कैंप अटेंड किए हो।
हम लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं। नेचुरोपैथी का जो 30 चैप्टर्स हैं, राइट संतोष सर? यस। अगर उस सारे चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं, भले ही ऑन यूट्यूब, तो आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, वो लाइव टेस्ट होगा, और उसमें अगर आपको पासिंग मार्क आ जाता है तो वेल्दी लाइफ की तरफ से डॉक्टर संतोष पांडे सर का सिग्नेचर में आपको बेसिक कोर्स कंप्लीशन का नेचुरोपैथी का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और यस, वह कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी। तो सर बहुत बहुत आभार आपका, और वाकई जबरदस्त, और लोग सीखना चाहते हैं। 113 लोग इस सेशन में पहुंचने का कारण यही है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।